तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? तो देखिए भारत में एक ऐसा राज्य जहां पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही मानसून से वर्षा होती है, पंजाब राज्य है। आंसर सी। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो देखिए टेम्परेचर का सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए दिन में बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है और रात में अत्यधिक ठंड पड़ती है। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है सबसे ज़्यादा राजस्थान के मरुस्थल में देखने को मिलता है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो देखिए भारत का जो तमिलनाडु का तट है फ्रेंड्स, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर माह में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो देखिए अगर हम भारत का मैप देखें फ्रेंड्स, तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए पश्चिमी विक्षोभ से ठंड के दिनों में वर्षा होती है। इसे शीतकालीन वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो आंसर सी हो जाएगा। ठंड के दिनों में उत्तर भारत या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ की वर्षा मानी जाती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, किस माह में होती है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था फ्रेंड्स, ये वर्षा अक्टूबर नवंबर माह में होती है। आंसर डी। तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वह कौन से हैं? तो देखिए जिस प्रकार पूरे भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, उसी प्रकार तमिलनाडु के तट पर फ्रेंड्स उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है तमिलनाडु में शीतकाल में वर्षा के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो पूरे भारत में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मौसिनराम है, जो कि भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मौसिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो भारत के केरल तट पर देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले प्रवेश करता है। तो यह राज्य हो जाएगा केरल राज्य। भारत का सबसे शुष्क भाग कौन सा है? तो पूरे भारत में सबसे सूखा हुआ भाग फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र है, जहां पर देखिए सबसे कम वर्षा होती है। तो आंसर बी हो जाएगा। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का सबसे अधिक और सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय राज्य में और सबसे कम होती है राजस्थान में। तो मेघालय सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है और राजस्थान देखिए सबसे कम वर्षा वाला राज्य है। तो इस प्रकार यही इसका सही क्रम हो जाएगा। मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। तो इन चार ऑप्शन में से देख लीजिए फ्रेंड्स कि कौन सी मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है। तो पहला देखिए मौसमी वर्षा, यह मानसूनी वर्षा की विशेषता है बिल्कुल। अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, ये भी सही है। वर्षा का असमान वितरण, ये भी सही है। वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता, तो देखिए मानसून के मौसम में वर्षा के दिनों की निरंतरता नहीं रहती। तो आंसर डी हो जाएगा। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया है? तो भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन किया गया था अल मसूदी के द्वारा, जो कि देखिए अरब निवासी है, अल मसूदी। इसके बाद देखिए मौसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि, चार ऑप्शन देख लीजिए। यहाँ निम्न दाब रहता है, बिल्कुल गलत। यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती है, बिल्कुल गलत। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, तो ये कोई कारण नहीं हो सकता। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है, तो बिल्कुल सही। देखिए मौसिनराम और चेरापूंजी की जो पहाड़ियाँ है फ्रेंड्स, ये कीप की आकृति की पहाड़ियाँ है। इसीलिए देखिए जो मानसूनी पवनें होती है वो चेरापूंजी और मौसिनराम से बाहर नहीं निकल पाती। इसीलिए इन दोनों स्थानों पर भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? तो भारत का ऐसा क्षेत्र
जहां पर 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, भारत का जम्मू कश्मीर राज्य है। आंसर बी। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो देखिए अभी हमने बात की थी कि अल मसूदी जो था वो कहाँ का निवासी था, तो वो अरब निवासी था। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, अगर विषुवत रेखा भारत के मध्य से गुजरती तो यहाँ पर तापमान बहुत ज़्यादा होता, और अगर तापमान ज़्यादा होता तो वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती। तो आंसर बी, अधिक ताप और अधिक वर्षा विषुवत रेखी देशों की विशेषता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की सबसे ज्यादा वर्षा होती है फ्रेंड्स। आंसर सी। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफान होते हैं फ्रेंड्स। इन्हें देखिए काल बैसाखी का जो नाम है वो पश्चिम बंगाल राज्य में दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल राज्य में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले तूफानों को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। भारत में वर्षा का औसत है, तो पूरे भारत में देखिए 118 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। आंसर बी। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पूरे भारत में देखिए पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय ये भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय। निम्नलिखित में से कौन से कथन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के संदर्भ में सत्य हैं? तो कथन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये वन शीत एवं शुष्क प्रदेशों में पाए जाते हैं। बिल्कुल गलत। इन वन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर देखिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। तो देखिए भारत का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अभी जस्ट हमने इसको डिस्कस किया था। तो आंसर सी यहां पर सही हो जाएगा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? तो देखिए दिल्ली समुद्र से सबसे ज्यादा दूरी पर है फ्रेंड्स, इसीलिए यहां पर वार्षिक तापांतर अधिक होता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि? तो देखिए भारत को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहने के क्या कारण है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए, कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, तो ये कारण है क्या? बिल्कुल नहीं। भारत के निवासी उष्णकटिबंध से आए हैं, बिल्कुल गलत। जनसंख्या का अधिक घनीकरण उष्णकटिबंधीय भाग में है, बिल्कुल गलत है। देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए देश की जो जलवायु है, क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है और उष्णकटिबंधीय मानसून देश की जलवायु को निर्धारित करता है, इसीलिए भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। आंसर डी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? तो कारण देखिए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, तो यह एक कारण है। इसके बाद देखिए, वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, बिल्कुल सही। वर्षा का कुछ माह तक ही जोर होना, तो यह भी बिल्कुल एक कारण है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर सभी कथन सत्य है, इसीलिए भारत को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, इनमें से सभी। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो देखिए जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है वो भारत के उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। आंसर बी। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है, तो इसका कारण क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए चेन्नई जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तो भारत के तमिलनाडु या चेन्नई क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून के कारण ठंड के दिनों में वर्षा होती है,
इसे ही लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में कच्छ की खाड़ी से लेकर पश्चिम में पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो कि राजस्थान से होकर गुजरता है, यह भारत में सबसे कम वर्षा वाला बेल्ट है। तो आंसर ए, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इन 4 प्लेसेस में से फ्रेंड्स सबसे कम वार्षिक वर्षा लेह में होती है, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। लद्दाख राज्य का लेह भारत में सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होने का कारण क्या है? तो देखिए, अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। मौसिनराम और चेरापूंजी में देखिए जो पहाड़ी है वो कीप की आकृति की है। कीपाकार आकृति होने के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए मौसिनराम से बाहर नहीं निकल पाता, इसीलिए मौसिनराम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान बन जाता है। किस कारण से? पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा फ्रेंड्स पूरे भारत में 75% तक वर्षा होती है, और बाकी जो वर्षा बचती है वो उत्तर पूर्वी मानसून या पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होती है। तो लगभग 75% वर्षा भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है। आम्र वर्षा है, तो देखिए मैंगो शॉवर के नाम से इसे जाना जाता है। अब ये जो वर्षा है फ्रेंड्स, मार्च अप्रैल के माह में बिहार और बंगाल में होने वाली वर्षा है। देखिए, गर्मी के स्टार्टिंग में ये वर्षा बिहार और बंगाल में होती है, और आम की फसल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा या मैंगो शॉवर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है, किसके कारण होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? भारत का सबसे अधिक सूखा स्थान भारत का लेह है फ्रेंड्स, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में स्थित है। यहाँ पर देखिए वार्षिक औसत वर्षा भारत में सबसे कम होती है। लेह। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो भारत में ठंड के मौसम में देखिए भारत के तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है। ये वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह में होती है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे पहले 4 ऑप्शन देख लेते हैं। हवाओं का मौसमी परिवर्तन, बिल्कुल गलत। वर्ष भर लगातार वर्षा, बिल्कुल नहीं होती। पवनों की दिशा में परिवर्तन, तो देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन होता रहता है। आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो इन चारों में से फ्रेंड्स तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती, बल्कि यहां पर वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? तो देखिए मानसून प्रभावित होता है, तो ये तो एक प्रभाव ही हो गया। भूमध्य रेखा का भी प्रभाव पड़ता है, और हिंद महासागर के अस्तित्व का भी भारतीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन देखिए गल्फ स्ट्रीम जलधारा ये भारत के आसपास देखने को नहीं मिलती, तो इसीलिए भारत की जलवायु पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा का प्रभाव नहीं पड़ता। गल्फ स्ट्रीम जलधारा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय की खेती के लिए फ्रेंड्स ऐसी मिट्टी की आवश्यकता है जो कि अम्लीय प्रकृति की हो, मतलब जिसका पीएच मान 7 से कम हो। जिस मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्लीय प्रकृति की मृदा कहलाती है, और ऐसी मिट्टी चाय की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। ओके, आगे आ जाइए। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स ये पूरे भारत में 15 जुलाई तक सक्रिय हो जाता है। आंसर डी। भारत की लेटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो कथन देखिए, वे साधारणतः लाल रंग की होती है, बिल्कुल गलत।
वे नाइट्रोजन और पोटाश से समृद्ध होती है। बिल्कुल गलत। इन मिट्टियों में काजू की अच्छी खेती होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए लेटेराइट मिट्टी के संबंध में ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा काजू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो भारत में सूक्ष्म कृषि जलवायु क्षेत्र अभी वर्तमान में 127 है। आंसर सी। निम्न भारतीय मिट्टियों में से कौन बेसॉल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में लावा के उद्गार के कारण रेगूर मिट्टी का निर्माण होता है। रेगूर मृदा, जिसे काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बेसॉल्ट लावा के उद्गार से बनती है। भारत में देखिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मिट्टी की प्रधानता है। आंसर डी। किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात सबसे ज्यादा अक्टूबर-नवंबर माह में देखने को मिलते हैं। आंसर ए। निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो देखिए जंगल की आग फ्रेंड्स ढाक को कहा जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक का वैज्ञानिक नाम है। इसे देखिए जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, तटीय क्षेत्रों के निकट किसके कारण रात के समय भूमि पर तापमान कम होता है? तो देखिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ये मान लेते हैं हम भूमि हैं और ये है हमारे पास समुद्र। अब देखिए दिन में क्या होता है कि भूमि पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो समुद्री समीर जो है दिन में भूमि की ओर चलती है और रात में देखिए स्थलीय समीर जो है वो भूमि से समुद्र की ओर चलती है। तो रात के समय स्थलीय समीर जब भूमि से समुद्र की ओर चलती है तो इससे तटीय क्षेत्रों में रात का तापमान कम हो जाता है। तो जिम्मेदार कौन हुआ? स्थलीय समीर। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः जुताई की मिट्टी कहा जाता है? तो देखिए ज्वालामुखी उद्गार से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कि कपास की फसल के लिए उपयुक्त है। देखिए इसीलिए इसे कपासी मृदा कहा जाता है। गर्मी के मौसम में क्या होता है फ्रेंड्स, इस मिट्टी में दरार पड़ जाती है, इसीलिए काली मिट्टी को स्वयं जुताई की मिट्टी कहा जाता है। आंसर डी। कपास की काली मिट्टी स्वयं जोतो मिट्टी के नाम से जानी जाती है और क्योंकि यह कपास की फसल के लिए भी उपयुक्त है इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहा जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? भारत में फ्रेंड्स सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय राज्य में होती है। आंसर ए। पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होता है? देखिए पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, चिकनी मिट्टी। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा फसल चक्र है जो जून जुलाई में प्रारंभ होता है और जिसमें धान, ज्वार और बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो देखिए जून जुलाई में बोने वाली फसलें कौन सी है? ये फसलें हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें वे फसलें जो कि जून जुलाई माह में बोई जाती है। बारिश के मौसम में इन्हें बोया जाता है। भारत में देखिए धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन ये सभी खरीफ की फसलें हैं जो कि जून जुलाई माह में बोई जाती है। तो आंसर सी खरीफ की फसल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है फ्रेंड्स, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो आंसर ए हो जाएगा। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर्स रिजर्व की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में ऑल ओवर इंडिया में फ्रेंड्स 18 बायोस्फीयर्स रिजर्व हैं। आंसर सी। नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व जो है भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इन 3 राज्यों में देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व का विस्तार देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी
और इसकी विशेषता है कि ये भारत का पहला बायोस्फीयर्स रिजर्व है। किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। 2012 में देखिए यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। आंसर ए हो जाएगा। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व का विस्तार देखने को मिलता है। नंदा देवी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में इसे 1986 में स्थापित किया गया था। देखिए, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और उत्तराखंड का नंदा देवी नेशनल पार्क इसी बायोस्फीयर्स रिजर्व में स्थित है। तो नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शेषचलम पहाड़िया बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो शेषचलम पहाड़िया बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए 2010 में की गई थी और इसका विस्तार आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसी पहाड़ी पर देखिए तिरुपति का मंदिर भी स्थित है। तो शेषचलम की पहाड़ियां भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि बायोस्फीयर्स रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पचमढ़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पचमढ़ी की अगर बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है फ्रेंड्स, जिसे देखिए 1999 में बायोस्फीयर्स रिजर्व घोषित किया गया था। ये मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर्स रिजर्व है। आंसर सी। कच्छ का रण बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जस्ट हमने इस पर डिस्कस किया था। इसकी विशेषता है कि ये क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर्स रिजर्व है, जो कि देखिए 2008 में भारत के गुजरात राज्य में स्थापित किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। गुजरात का कच्छ का रण एक बायोस्फीयर्स रिजर्व है, जो कि जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का रण। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। देखिए, इसका गठन 1998 में किया गया था। अरुणाचल प्रदेश का मॉलिंग नेशनल पार्क और दिबांग अभ्यारण्य जो है इसी बायोस्फीयर्स रिजर्व के निकट है। इसमें देखिए प्रमुख रूप से जंगली सुअर, जंगली भैंस और चीतल आदि का संरक्षण किया जाता है। तो दिहांग दिबांग बायोस्फीयर्स रिजर्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर डिब्रूगढ़ से भी याद रख सकते हैं। देखिए डिब्रूगढ़ जो है भारत के असम राज्य में है, इसीलिए डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर्स रिजर्व जो है ये भी भारत के असम राज्य में स्थित है, जो कि अब देखिए एक नेशनल पार्क है। डिब्रू सेखावा बायोस्फीयर्स रिजर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है और ये असम का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आंसर बी। ग्रेट निकोबार द्वीप बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, जिसकी स्थापना देखिए 1989 में की गई थी और ये बायोस्फीयर्स रिजर्व खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2013 में बायोस्फीयर्स रिजर्व का दर्जा दिया गया था। किसे? ग्रेट निकोबार द्वीप को, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। सुंदरवन बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आप सभी को पता है कि सुंदरवन का डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है, तो सुंदरवन बायोस्फीयर्स रिजर्व भी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में ही होगा। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और ये जो बायोस्फीयर्स रिजर्व है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन बायोस्फीयर्स रिजर्व। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे देखिए 28 अगस्त 2009 को भारत का 16वां जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था।
इसमें मुख्य रूप से देखिए हिम तेंदुओं का निवास पाया जाता है। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। आंसर बी। यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर्स कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो इस कार्यक्रम की शुरुआत फ्रेंड्स 1971 में की गई थी। 1971 में इसे यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। देखिए अगर हम यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय देखिए फ्रांस के पेरिस में स्थित है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी और वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे एंजोले है। तो यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर्स कार्यक्रम की शुरुआत 1971 में की गई थी। आगे आ जाइए, किस बायोस्फीयर्स रिजर्व को 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? वेरी सिंपल, यूनेस्को द्वारा 2012 में नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर्स रिजर्व। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने बायोस्फीयर्स रिजर्व को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर्स रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी है? तो ऐसे बायोस्फीयर्स रिजर्व फ्रेंड्स वर्तमान में 12 हैं। आंसर सी। 12 बायोस्फीयर्स रिजर्व को यूनेस्को ने मैन एंड बायोस्फीयर्स रिजर्व प्रोग्राम के तहत मान्यता दी है। भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर्स रिजर्व नामक योजना किस वर्ष से क्रियान्वित की जा रही है? तो देखिए बायोस्फीयर्स रिजर्व योजना जो है 1986 में भारत की गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी। आंसर सी। कंचनजंगा बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे स्पेशली याद रखिएगा। कंचनजंगा बायोस्फीयर्स रिजर्व जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी, जो कि देखिए लाल पांडा और हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद आगे आ जाइए फ्रेंड्स, नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व की स्थापना 1988 में की गई थी, जो कि देखिए मुख्य रूप से लाल पेंडा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? नोकरेक बायोस्फीयर्स रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु के आसपास जो छोटे छोटे द्वीप है फ्रेंड्स, उस पर 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि समुद्र तट के आसपास 21 द्वीपों पर फैला हुआ है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में है? भारत के तमिलनाडु राज्य में। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए ये जो बायोस्फीयर्स रिजर्व है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में इस बायोस्फीयर्स रिजर्व का 65% हिस्सा है और एमपी में 35% हिस्सा फैला हुआ है। 2005 में इस बायोस्फीयर्स रिजर्व की स्थापना की गई थी, जो कि मुख्य रूप से तेंदुए और सफ़ेद गिद्धों के लिए फेमस है। तो अचानक मार बायोस्फीयर्स रिजर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए फ्रेंड्स, सिमलीपाल बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल बायोस्फीयर्स रिजर्व भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। देखिए 1994 में भारत सरकार ने इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था और आगे चलकर यूनेस्को ने देखिए 2009 में इसे विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर्स रिजर्व में शामिल किया था। किसे? सिमलीपाल बायोस्फीयर्स रिजर्व को, जो कि भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। मानस बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है। असम में स्थित मानस बायोस्फीयर्स रिजर्व को 1989 में स्थापित किया गया था, जो कि देखिए एक सींग वाले गेंडे, जंगली भैंसे और लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है। तो मानस बायोस्फीयर्स रिजर्व असम राज्य में स्थित है। आगे आ जाइए, यूनेस्को द्वारा किस बायोस्फीयर्स रिजर्व को
मैन एंड बायोस्फीयर्स प्रोग्राम में 2020 में शामिल किया गया है। तो 2020 में देखिए मध्य प्रदेश के पन्ना बायोस्फीयर्स रिजर्व को यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर्स रिजर्व में शामिल किया गया था। तो आंसर बी, पन्ना बायोस्फीयर्स रिजर्व। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, पन्ना बायोस्फीयर्स रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कस किया है, पन्ना बायोस्फीयर्स रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पन्ना नेशनल पार्क स्थित है, जो कि एक बायोस्फीयर्स रिजर्व है। तो आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। पन्ना बायोस्फीयर्स रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो संस्था है ये भारत में पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र है। इस संस्था की स्थापना देखिए 1990 में की गई थी और ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। तो सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए इस संस्थान की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय नागपुर में स्थित है। तो देखिए यहां पर आंसर मिल गया। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है? तो महाराष्ट्र के नागपुर में है और स्थापित किया गया था ये 1958 में। देखिए इस संस्थान का उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित अनुसंधान कार्य करना है। यह उद्देश्य राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान का है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो कि बेंगलोर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए सबसे पहले तो ये याद रखिए कि यह भारत के बेंगलोर में स्थित है। यह जो संस्थान है विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए एक प्रमुख अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र है, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी। तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में 1909 में स्थापित किया गया था। 1909। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र भारत के किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र जो है ये कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में इस संस्थान की स्थापना 1890 में की गई थी, जो कि भारत के वन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली एक संस्था है। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? वेरी सिंपल, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत की कैपिटल है। इसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में स्थित है जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी? तो देखिए 1916 में कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। वर्तमान में देखिए इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित है। तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में स्थित है। आगे देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जिसकी स्थापना 1980 में की गई, भारत में कहां पर स्थित है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना देखिए नई दिल्ली में की गई है। आंसर बी, 1980 में इस संस्था को नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए, पौधे संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय अवस्थित है। तो कहां पर स्थित है फ्रेंड्स? ये स्थित है फरीदाबाद में। आंसर सी। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो देखिए उद्यान एवं वानिकी यूनिवर्सिटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में उद्यान एवं वानिकी यूनिवर्सिटी है। तो आंसर बी यहां पर सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का सोलन। रूपरेखा मानचित्र में 1 से 6 चिन्हित स्थानों से निम्नलिखित ABCD अनुसंधान संस्थाओं को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सिंपली अगर हम इस क्वेश्चन को समझे तो यहाँ पर आपको मैप में देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, कुछ संख्याएं दी गई है और आपको इन 4 संस्थाओं के पॉइंट बताना है कि ये किस किस स्थान पर स्थित है।
हर पॉइंट पे देखिए आपको एक पर्टिकुलर शहर डिनोट करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन देखिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। देखिए अगर हम केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की बात करें तो ये भारत के लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये लखनऊ में है। तो देखिए इन डॉट पर अगर हम लखनऊ को लोकेट करें तो हमको पता चलेगा कि 4 नंबर पर लखनऊ देखने को मिल सकता है। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान 4 नंबर पॉइंट पे है जो कि लखनऊ है। तो ए का तो हो जाएगा फ्रेंड्स 4 नंबर। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय मानचित्र एवं विषयक मानचित्रण संगठन। अगर हम इसकी बात करें तो ये दिल्ली और कोलकाता दोनों स्थानों पर देखने को मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली को तो डिनोट किया नहीं गया, तो कोलकाता हमको 3 नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो बी का हो जाएगा 3। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान भारत के चेन्नई में स्थित है। इसे याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई में है, तो ये 2 नंबर पर डिनोट किया गया है। तो सी का हो जाएगा 2। और शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये शिमला में स्थित है। तो 6 नंबर पर हिमाचल प्रदेश का शिमला है। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स डी का 6। अब देख लीजिए ये जोड़ी आपको किस ऑप्शन में दी गई है। तो वेरी सिंपल, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो जोड़ी हमने मिलाई है वो ऑप्शन ए में दी गई है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसके बाद देखिए एक बार फिर से हमसे जोड़ी बनाने का बोला गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, अगर हम इस संस्थान की बात करें तो ये नागपुर में स्थित है। तो ए का हो जाएगा 2। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो ये मैसूर में स्थित है। तो बी का हो जाएगा 4। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। तो सी का हो जाएगा 3। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। तो डी का हो जाएगा 1। अब इन चारों सीरीज का देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश के झांसी में देखिए इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। इस संस्थान के देखिए 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी है, जिनमें से एक राजस्थान के अविकानगर, एक कर्नाटक के धारवाड़ और एक हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित है। कौन सी संस्था है ये? भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्य कार्यालय झांसी में स्थित है। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। तो केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी में है। आंसर बी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए अगर भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र पूछा जाता तो ये झांसी में है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के मखदूम में स्थित है। इसकी स्थापना देखिए 12 जुलाई 1979 में की गई थी। तो कहाँ पर स्थित है ये स्थित है मथुरा में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए सबसे पहला फैक्ट तो ये याद रखिए फ्रेंड्स कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है भारत के दिल्ली में स्थित है। तो पहला फैक्ट तो आपको ये मिल गया। अब देखिए इसकी जो स्थापना है वो 16 जुलाई 1929 को की गई थी। ये संस्था भारत सरकार के कृषि मंत्रालय में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत कार्य करती है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली में स्थापित की गई थी। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान भारत के किस स्थान पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले तो ये याद रखिए कि आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में स्थित है। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। तो केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान आंध्र प्रदेश में स्थित है।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में स्थित है। भोपाल में इस संस्थान की स्थापना देखिए 1982 में की गई थी, जिसे शॉर्ट में IIFM के नाम से जाना जाता है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है एक प्राकृतिक संसाधन प्रशिक्षण संस्थान है। तो कहाँ पर है ये? भोपाल में है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के अल्मोड़ा में कौन सी संस्थान स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। आंसर बी। दक्षिणी गंगोत्री भारत का प्रथम अनुसंधान केंद्र जो अंटार्कटिका में है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, दक्षिणी गंगोत्री की अगर हम बात करें तो ये 1983-84 में अंटार्कटिका पर स्थापित किया गया भारत का एक शोध केंद्र है, जो कि अंटार्कटिका पर भारत का पहला शोध केंद्र है। तो कब स्थापित किया गया था? 1983 में। तो आंसर तो ए हो जाएगा। दक्षिणी गंगोत्री के बाद देखिए 1988 में भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र जो कि अंटार्कटिका पर स्थापित किया गया था, मैत्री के नाम से जाना जाता है। तो पहला 1983 में दक्षिणी गंगोत्री और दूसरा 1988 में मैत्री। ये दो शोध संस्थान भारत के अंटार्कटिका में हैं। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से किस स्थान पर भारत का केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है? तो देखिए, भारत का केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। यह जो संस्था है जैव चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक कर्मियों की नियुक्ति करता है। कौन करता है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान। इस संस्थान का औपचारिक उद्घाटन देखिए 17 फरवरी 1951 को भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान 1951 में लखनऊ में स्थापित किया गया था। तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा।